Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 15 of your history book, which was Framing the Constitution, the Beginning of a New Era. हमने देखा कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद इतनी सारी जो क्योस की सिचुएशन हुई पार्टीशन के बाद, उसको काम डाउन करने के लिए अब कैसे कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी और कैसे जो हमारी कंट्री के लीडर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के वर्क में लग गए थे। इसी चैप्टर का आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस आपने नहीं देखा है तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 and 12. Okay, so starting off with part 2, our first topic for today is the vision of the constitution. विजन यानी कि उनका क्या सपना था, क्या सोच थी, क्या नजरिया था, क्या आउटलुक था, किसको लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन होना कैसे चाहिए, किसका, हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का क्या आउटलुक था, क्या विजन था। On 13th December 1946, Jawaharlal Nehru introduced the Objectives Resolution in the Constituent Assembly. अब जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जिसको नेम दिया गया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। नेम से क्लियर है, कुछ ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड था ये। तो अब हम फर्दर पढ़ेंगे कि इसमें क्या था। It was a momentous resolution that outlined the defining ideals of the constitution. यानी कि इसमें क्या लिखे गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स की, कॉन्स्टिट्यूशन में होना क्या चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जाने चाहिए of independent India and provided framework within which the work of the constitution making was to proceed. और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसीड होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो सब इस रेजोल्यूशन में लिखा गया था। It proclaimed India to be an independent, sovereign रिपब्लिक, यानी कि इसमें क्या कहा गया था कि इंडिया कैसा नेशन है, इंडिपेंडेंट नेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, सोवरेन नेशन है और रिपब्लिक नेशन है। गारंटीड इट्स सिटीजन जस्टिस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने जो कंट्री मेंबर्स है उनको क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या राइट्स ग्रांट करती है, जस्टिस, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वालिटी, सब इक्वल है लॉ के सामने, एंड फ्रीडम, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, एंड अश्योर्ड दैट एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्या ऐड हुआ था, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए सेफगार्ड्स इसमें ऐड किए थे। उसके अलावा बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए भी इसमें सेफगार्ड्स मेंशन किए गए थे, एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। After outlining these objectives, Nehru placed the Indian experiment in a broad historical perspective. यानी कि एक बार जब सारे ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन कर लिया गया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने ये जो एक एक्सपेरिमेंट था, ये जो एक ब्रॉड एक्सपेरिमेंट था, इसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया इन रिटर्निंग टू द पास्ट, यानी कि पास्ट की मेमोरीज को याद करते हुए, एंड रेफरिंग टू द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, और अमेरिका और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसको याद करते हुए नेहरू वाज लोकेटिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, यानी कि अमेरिका और फ्रांस की जो हिस्ट्री थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की उसको उन्होंने याद किया इन इंडिया विद इन अ लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और उसको कंपेयर किया किससे, इंडिया की हिस्ट्री से, कि हमारी जर्नी तो और लंबी रही है फ्रीडम को अटेन करने की। ही डिड नॉट डिफाइन द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अब तक जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं बताया था कि डेमोक्रेसी किस टाइप की होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी या फिर रिप्रेजेंटेटिव टाइप की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी, एंड सजेस्टेड दैट दिस हैड टू बी डिसाइडेड थ्रू डेलिब्रेशंस, यानी कि उन्होंने कहा कि डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस के थ्रू ये चीज हम डिसाइड करेंगे कि किस टाइप की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी। We are not going just to copy, he said. उन्होंने कहा कि हम दूसरे नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ कॉपी नहीं करने वाले। The system of government established in India, he declared, had to fit in with the temper of our people and be acceptable to them. यानी कि very very important point क्या, कि अगर आप किसी नेशन के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो वो क्या है, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही तो है जिसमें आपके राइट्स, लिबर्टीज, आपकी ड्यूटीज ले डाउन करी गई हैं, ठीक है। तो अब ये सब किस पे एप्लीकेबल है, जो उस कंट्री के पीपल हैं, द पीपल ऑफ द नेशन। तो इसीलिए किसका कंसेंट जरूरी है, किसकी मर्जी जरूरी है,
एक्सेप्टेबल होना चाहिए टू द पीपल ऑफ द नेशन, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहिए जो कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनका जो आइडियोलॉजी है, उनके जो आइडियल्स हैं वो उनको एक्सेप्ट कर पाए, उनके लिए एक्सेप्टेबल हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हम फ्रेम करेंगे। इट वॉज नेसेसरी टू लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम देयर अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। अब जो वेस्ट कंट्रीज थी उनसे भी हमने आइडियाज लिए, उनके फेलियर्स से, उनके अचीवमेंट से हमने सीखा, बट द वेस्टर्न नेशंस टू हैड टू लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एल्सवेयर, और ऐसे ही वेस्टर्न कंट्रीज ने भी कहीं से एक्सपीरियंस गेन किया होगा। दे टू हैड टू चेंज देयर ओन नेशंस ऑफ notions of democracy. The objective of the Indian Constitution would be to fuse the liberal ideas of democracy with the socialist, यानी कि very important, इसको हम ध्यान रखेंगे। क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या था कि मिक्स हो, फ्यूज यानी कि मिक्स कर दिए जाए क्या, लिबरल आइडियाज किसके साथ, सोशलिस्ट आइडियाज के साथ मिक्स हो, यानी कि मिक्स टाइप का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एंड रीअडैप्ट एंड रीवर्क, और इन आइडियाज पे फिर से रीवर्क किया जाए ऑल दीज आइडियाज विद इन द इंडियन कंटेक्स्ट, और इनको इस हिसाब से इम्प्लाई किया जाए कि ये इंडियन सिनेरियो में एप्लीकेबल हो। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, इट इज अ मिक्स टाइप ऑफ, इन आइडियाज को रीवर्क किया जाए। द विल ऑफ द पीपल, अब बात करेंगे कि लोगों की मर्जी क्या थी, उनकी विल क्या थी। A communist member, Somnath Lahiri, saw the dark hand of British imperialism hanging over the deliberations of the Constituent Assembly. अब ये बहुत पढ़ने में बहुत मुश्किल लाइन है लेकिन इसका मीनिंग बहुत साफ है कि सोमनाथ लहरी थे, कौन थे वो, कॉन्स्टिट्यूएंट कम्युनिस्ट मेंबर थे, ठीक है। अब कम्युनिस्ट पार्टी से वो बिलोंग करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो इंडिया के लोग हैं प्लस ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं अभी भी हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किससे, ब्रिटिश आइडियोलॉजी से, यानी कि हम इंडिपेंडेंट होके भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे, हम अपनी थिंकिंग से नहीं सोच रहे, हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं इतने सालों से, जो हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अब भी हमारी सोच पे है। He thus urged the members, इसीलिए उन्होंने मेंबर्स से रिक्वेस्ट करी एंड इंडियंस इन जनरल, और सभी इंडियंस से रिक्वेस्ट करी टू फुल्ली फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एम्पेरिकल रूल, कि अपने आप को फ्री कर दो ब्रिटिशर्स के जो रूल थे, उनका जो लाइफस्टाइल था वो सब भूल जाओ, अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करो। इन द विंटर ऑफ 1946 to 47, अब यहाँ पे कौन सी ईयर की बात हो रही है, 1946 to 47 विंटर्स का टाइम था। एज द असेंबली डेलिबरेटेड द ब्रिटिश वर स्टिल इन इंडिया, यानी कि जब असेंबली में डिबेट्स हो रही थी तो ब्रिटिशर्स अभी भी इंडिया में थे। लहरी exhorted his colleagues to realize that the Constituent Assembly was British made and was working the British plans as the British should like it or to be worked out, यानी कि जो लहरी थे उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये भी तो ब्रिटिशर्स ने बनाई है, ये उस हिसाब से बनी है जैसा ब्रिटिशर्स इसे बनाना चाहते थे, जैसे वो चाहते थे कि इसकी वर्किंग और फंक्शनिंग हो, इसको हमें अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। Nehru admitted the most nationalist leaders had wanted a different kind of constituent assembly. जवाहरलाल नेहरू ने भी उनकी बात से अग्री किया कि हाँ बहुत सारे लीडर्स चाहते थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग तरीके से हो। नेहरू ने फर्दर क्या ऐड किया उनकी बात में, नेहरू एडेड गवर्नमेंट्स डू नॉट कम इनटू बीइंग बाय स्टेट पेपर्स, यानी कि गवर्नमेंट सिर्फ ऑन पेपर्स ही लागू नहीं होती है या वैलिड नहीं होती है। गवर्नमेंट आर इन फैक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ विल ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट क्या शो करती है, लोगों की विल, लोगों की मर्जी को डिपेक्ट करती है। वी हैव मेट हियर टुडे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल, अगर आज हम यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हैं तो वो हम किसने इलेक्ट किया है, हमको लोगों ने इलेक्ट किया है, उनकी विल से, उनकी मर्जी से हम यहाँ बैठे हैं। बिहाइंड अस एंड वी शैल गो एज फार एज द पीपल, नॉट एनी पार्टी और ग्रुप बट द पीपल एज अ होल, यानी कि हम अपने आप को एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव या एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ना सोचते हुए किसके लिए वर्क करेंगे, फॉर द पीपल एज अ होल shall wish us to go, जैसे जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं वो चाहते हैं जैसे हम काम करें उस अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। We should therefore always keep in mind the passions that lie in the hearts of the masses, यानी कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं,
क्या उनके दिलों में हमारे को लेके क्या पैशन है ऑफ द इंडियन पीपल एंड ट्राई टू फुलफिल देम, और उनकी जो एस्पिरेशंस है उनको हमें फुलफिल करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ दोज who had participated in the movement for independence। इसके अलावा जिन लोगों ने इंडिपेंडेंस के जो मूवमेंट था उसमें पार्ट लिया है उनको भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, किसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके आइडियाज भी रिप्रेजेंट किए जाने चाहिए। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस वर आइडियल्स दैट हैड बिकम इंटीमेटली एसोसिएटेड विद सोशल स्ट्रगल्स, यानी कि जो भी सोशल स्ट्रगल हुई उससे जो आइडियाज बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ, वो कौन से हैं, डेमोक्रेसी का, इक्वालिटी का और जस्टिस का इन इंडिया सिंस द 19th century। A number of acts were passed। अब बहुत सारे एक्ट्स पास हुए 1909, 1919 और 1935 में, gradually enlarging the space for Indian participation। और जैसे जैसे ये एक्ट्स पास हो रहे थे, इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था और ज्यादा बढ़ता जा रहा था इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर। When elections were held in 1937, finally जब 1937 में elections हुए under the 1935 Act, the Congress came to power। तो कौन जीती, कांग्रेस पार्टी जीती in 8 out of 11 provinces। 11 provinces में से 8 पे उन्होंने majority gain करी। While the earlier constitutional experiments were in response to the growing demand for representative government, अब तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट हुए थे वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाने के लिए हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट पाने के लिए हुए थे। द एक्ट्स 1909, 1919, 1935 वर नॉट डायरेक्टली डिबेटेड एंड फॉर्मुलेटेड बाय इंडियंस, यानी कि अब तक इन पे डायरेक्टली डिबेट नहीं हुई थी। They were enacted by the colonial government, यानी कि ये जो रूल्स इनेक्ट किए थे, जो पुराने रूल्स थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए थे, इंडियंस ने अब तक इन पे डिस्कशन नहीं किया था। The electorate that elected the provincial bodies had expanded over the years, but even in 1935 it remained limited to no more than 10 to 15% of the adult population। यानी कि जो इलेक्टोरेट था, यानी कि इलेक्टोरेट यानी कि जो इलेक्शंस का बेसिस था, वो अब तक क्या था, 10 to 15% ही एडल्ट पॉपुलेशन उसमें इंक्लूडेड थी। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि अब तक कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, की जब अबव 18 इयर्स जो पीपल हैं उनको क्या मिल जाए, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन चॉइस। तो अब तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में एड ऑन नहीं हुआ था। The vision that Nehru was trying to outline on 13 December 1946 was the constitution of an independent, sovereign republic of India। जो विजन जवाहरलाल नेहरू का था वो क्या था, एक ऐसा इंडिया बनाने का, एक ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का जो कैसा हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, सोवरेन हो, यानी कि किंग कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज द किंग, and next is republic ho। And with this we come to an end of our today's session। आई होप आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं डिफाइनिंग राइट्स के बारे में। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।